नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा का विषय है प्राचीन मिस्र। एक ऐसी धरती जहां रेगिस्तान की खामोशी और नील नदी की गूंज एक साथ मिलती है। इसने हजारों साल पहले एक बहुत ही असाधारण सभ्यता को जन्म दिया। हमारे पास स्रोत हैं एटर्नल इजिप्ट, नाइल्स लेगेसी, फैरोज ड्रीम्स के कुछ अंश। और ये अंश हमें, आप देखिए, पिरामिडों के रहस्यों से लेकर फैरो की कहानियों तक इस अद्भुत सभ्यता के बिल्कुल दिल में झांकने का मौका देते हैं। तो हमारा मकसद है इस स्रोत से वो सबसे अहम बातें निकालना जिन्होंने मिस्र को इतिहास में एक खास जगह दी है। हाँ, ये सफर वाकई दिलचस्प होने वाला है। सोचिए जरा, लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी इतिहास की करवटें ले रहे थे, यहाँ दुनिया की पहली महान और जटिल सभ्यताओं में से एक वो आकार ले रही थी। मिस्र की कहानी सिर्फ राजाओं और इमारतों की कहानी नहीं है, ये मानवीय महत्वाकांक्षा की, गहरे विश्वास की और उस ज्ञान की कहानी है जिसकी छाप आज भी हम महसूस करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उसकी जीवन धारा से, नील नदी। स्रोत में एक बहुत सीधी साफ बात कही गई है, अगर नील ना होता तो मिस्र ना होता। सुनने में थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा लग सकता है, पर क्या वाकई नील का इतना गहरा असर था? अरे बिल्कुल, ये अतिशयोक्ति नहीं, हकीकत है। नील नदी उस सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी, वो समझिए मिस्र की सभ्यता का ऑपरेटिंग सिस्टम थी। हर साल जो बाढ़ आती थी वो अपने साथ उपजाऊ काली मिट्टी लाती थी। उसको वो केमेत कहते थे और शायद इसी से देश का नाम भी पड़ा। अच्छा, केमेत, काली मिट्टी। हाँ, और ये मिट्टी रेगिस्तान के बीच एक संकरी हरी भरी पट्टी बनाती थी जहाँ भरपूर फसल होती थी। अब सोचिए, बिना इस सालाना तोहफे के वहाँ इतनी बड़ी आबादी, इतना जटिल समाज, उसका टिकना तो नामुमकिन होता। अच्छा, तो ये सिर्फ खेती के लिए पानी और मिट्टी देने वाली नदी नहीं थी, मतलब इसका असर और भी गहरा था, कुछ और भी था। बहुत गहरा। नील ने उनके वक्त की धारणा को गढ़ा। उनका जो कैलेंडर था वो 3 मौसमों पर आधारित था। अखेत यानी बाढ़ का मौसम, फिर पेरेत यानी बुआई का मौसम जब पानी उतरता था, और शेमू यानी कटाई का मौसम जब सूखा होता था। 3 मौसम, बाढ़, बुआई, कटाई। हाँ, और ये चक्र हर साल दोहराया जाता था। इसने उनके जीवन में एक तरह की व्यवस्था, एक निरंतरता का भाव पैदा किया। और यही नहीं, नील आवाजाही का मुख्य रास्ता थी। हाँ, ये तो है। जिससे व्यापार बढ़ा और अलग अलग हिस्सों को जोड़कर एक एकीकृत राज्य बनाना संभव हुआ। यहाँ तक कि उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी, उनमें भी नील की अहम भूमिका थी, जीवन देने वाली और पुनर्जीवन का प्रतीक। कमाल है, यानी नदी ने सिर्फ जमीन नहीं, लोगों की सोच और उनके समाज को भी सींचा। और इसी संगठित समाज के शिखर पर थे फैरो। स्रोत उन्हें सिर्फ राजा नहीं कहता, बल्कि कहता है देवता और इंसान का संगम। ये सिर्फ एक टाइटल था या इसका कोई वाकई गहरा मतलब था? नहीं, ये सिर्फ उपाधि से कहीं ज्यादा था। फैरो को धरती पर हॉरस देवता का रूप माना जाता था, बाद में सूर्य देव रा के पुत्र का भी। देवता का रूप धरती पर? हाँ, और ये धारणा उन्हें एक असाधारण अधिकार देती थी। उनका काम सिर्फ शासन चलाना नहीं था, बल्कि मात को बनाए रखना था। मात, ये थोड़ी जटिल अवधारणा है, जिसका मतलब है सच्चाई, संतुलन, व्यवस्था, न्याय, सब कुछ। मात, मैथ। बिल्कुल। माना जाता था कि अगर फैरो सही ढंग से शासन करता है, देवताओं की पूजा करता है, तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनी रहेगी। नील समय पर बहेगी, फसलें उगेंगी, देश सुरक्षित रहेगा। वो एक तरह से देवताओं और इंसानों के बीच की कड़ी थे। अच्छा, तो वो एक पुल जैसे थे, और अपनी इसी दैवीय हैसियत और मात बनाए रखने की जिम्मेदारी को दिखाने के लिए उन्होंने वो विशाल स्मारक बनवाए जिनका जिक्र स्रोत में है। पिरामिड और मंदिर, गीजा का महान पिरामिड, खुफू का सपना। आज भी हम सोचते हैं कि भाई बिना आधुनिक तकनीक के ये कैसे बना होगा। स्रोत भी यही सवाल उठाता है। और ये सवाल ही तो उनकी उपलब्धि की गवाही देता है। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, ये फैरो की शक्ति का, उनके ईश्वर तुल्य दर्जे का और उनके राज्य की संगठनात्मक क्षमता का खुला प्रदर्शन थे। हाँ, ये तो दिखता है। सोचिए, इतने बड़े बड़े पत्थर दूर की खदानों से काटकर लाना, फिर उन्हें नदी के रास्ते लाना, और फिर बिना पहिए या लोहे के औजारों के इतनी ऊंचाई तक पहुंचाना, और वो भी इतनी सटीकता से जमाना। हैरत अंगेज है। ये उस समय के गणित, खगोल विज्ञान, इंजीनियरिंग और सबसे बढ़कर मानव संसाधन प्रबंधन का शिखर था।
ये दिखाता है कि फेरो का अपने राज्य के संसाधनों और लोगों पर कितना जबरदस्त नियंत्रण था। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थी, ये शक्ति और व्यवस्था के प्रतीक थे, परलोक में फेरो की यात्रा सुनिश्चित करने के साधन थे। कमाल है। ये इंजीनियरिंग और संगठन क्षमता तो मतलब दिमाग चकरा देती है। पर इन सब के पीछे एक गहरी आस्था काम कर रही थी, है ना? स्रोत हमें मिस्र के धार्मिक संसार की भी झलक देता है। सूर्य देव रा का वो रोज का सफर, मृत्यु के बाद जीवन देने वाले ओसिरिस और मातृत्व और जादू की देवी आइसिस। लगता है धर्म उनकी जिंदगी के हर पहलू में बसा हुआ था। निश्चित रूप से उनकी धार्मिक मान्यताएं बहुत जटिल और विकसित थीं। ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि दुनिया को समझने का उनका नजरिया थी। जैसे सूर्य का रोज उगना और डूबना, नील का चढ़ना और उतरना, जीवन और मृत्यु का चक्र, इन सब को उन्होंने देवताओं की कहानियों और मिथकों के जरिए समझा। और परलोक का विचार वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, मम्मी वगैरह का जिक्र आता है। बिल्कुल। उनका मानना था कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया की यात्रा की शुरुआत है। इसीलिए वो शवों को मम्मी बनाते थे, कब्रों को रोजमर्रा के सामान, भोजन और जादुई मंत्रों से भरते थे, ताकि मरने वाले की आत्मा, जिसे वो का कहते थे, और व्यक्तित्व यानी बा, वो परलोक में जीवित रह सके। का और बा, आत्मा और व्यक्तित्व, दिलचस्प। और इन मान्यताओं, कहानियों और रोजमर्रा के हिसाब किताब को दर्ज करने के लिए आई उनकी वो अद्भुत लिखावट, हायरोग्लिफ्स। स्रोत कहता है हर चिन्ह एक कहानी। ये देखने में भी कितने रहस्यमयी लगते हैं। हाँ, हायरोग्लिफ्स वाकई मिस्र की पहचान है। और ये चित्रलिपि सिर्फ मंदिरों या कब्रों की दीवारों पर धार्मिक बातें लिखने के लिए नहीं थी। ये एक पूरी तरह विकसित लेखन प्रणाली थी। अच्छा, मतलब सिर्फ धर्म के लिए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल प्रशासन चलाने, शाही फरमान जारी करने, व्यापार का लेखा जोखा रखने, इतिहास लिखने, यहाँ तक कि दवाइयों के नुस्खे तैयार करने, गणितीय गणनाएं करने और तो और प्रेम कविताएं लिखने के लिए भी होता था। अरे वाह, प्रेम कविताएं भी? हाँ, ये ज्ञान को सहेजने और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का जरिया थे। और इसी ज्ञान ने उन्हें खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित जैसे क्षेत्रों में उस जमाने के हिसाब से काफी उन्नत बनाया। ये महज निशान नहीं थे, ये उनकी सभ्यता के इंजन का ईंधन थे। ज्ञान की बात चली है तो मिस्र का इतिहास कोई छोटा मोटा तो है नहीं, हजारों साल लंबा है। स्रोत हमें इसके अलग अलग दौरों के बारे में भी बताता है। पुराना साम्राज्य, ओल्ड किंगडम, जब वो विशाल पिरामिड खड़े किए गए। हाँ, वो स्थिरता का दौर था। फिर मध्य साम्राज्य, मिडिल किंगडम, हाँ, जहाँ कहते हैं कला और साहित्य फले फूले। हाँ, और फिर नया साम्राज्य, न्यू किंगडम, हाँ, जब मिस्र की ताकत अपने चरम पर थी। रेमेसिस जैसे महान फेरो और अखेनातेन जैसे क्रांतिकारी शासक हुए। हाँ, क्या इन साम्राज्यों में कोई खास फर्क था, मतलब समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल। हर दौर की अपनी एक पहचान थी। पुराना साम्राज्य, जैसा आपने कहा, स्थिरता, केंद्रीय सत्ता और विशाल निर्माण, खासकर पिरामिड का युग था। मध्य साम्राज्य में कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई पहले, लेकिन फिर कला, साहित्य और व्यापार में परिपक्वता आई। मिस्र का प्रभाव दक्षिण में नूबिया तक फैला। और नया साम्राज्य, वो तो शाही विस्तार का स्वर्ण युग था। फेरो ने सीरिया और फिलिस्तीन तक साम्राज्य फैलाया, करनाक और लक्सर जैसे भव्य मंदिर बनवाए। मिस्र एक अंतर्राष्ट्रीय महाशक्ति बन गया उस वक्त। अच्छा। इसी दौर में अखेनातेन ने वो कोशिश की थी सूर्य देव आतेन को एकमात्र देवता बनाने की। एक तरह की धार्मिक क्रांति लाने का प्रयास था। हालांकि वो बदलाव ज्यादा टिका नहीं, और रेमेसिस द्वितीय जैसे फेरो हुए जिन्होंने अपनी लंबी हुकूमत में विशाल निर्माण कार्य करवाए और हिट्टियों से युद्ध भी किया। हजारों साल का इतिहास। और फिर अचानक 20वीं सदी में 1922 में एक खोज ने जैसे इस पूरे इतिहास को जिंदा कर दिया। हार्वर्ड कार्टर ने वैली ऑफ द किंग्स में तूतनखामुन की कब्र खोजी। स्रोत बताता है कि ये कब्र हजारों साल से लगभग वैसी ही बंद थी जैसी छोड़ी गई थी, सोने, जवाहरात और अनमोल चीजों से भरी हुई। राजा तूत का वो सोने का मास्क, वो तो जैसे प्राचीन मिस्र का चेहरा ही बन गया है ना। हाँ, बिल्कुल। तूतनखामुन की कब्र का मिलना 20वीं सदी की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोजों में से एक है, इसमें कोई शक नहीं। और इसका महत्व इसलिए नहीं कि तूतनखामुन कोई बहुत महान या प्रभावशाली फेरो थे, वो तो काफी कम उम्र में ही गुजर गए थे। हाँ, ये बात है। महत्व इस बात का है कि उनकी कब्र लगभग पूरी तरह से लूटे जाने से बच गई थी, जो शाही कब्रों के मामले में बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा,
ज्यादातर लूट ली जाती थी। हाँ, दुर्भाग्य से। लेकिन तूतनखामुन की कब्र से हमें शाही अंत्येष्टि की रस्मों, उस समय की कला, शिल्प कौशल, फर्नीचर, हथियार, कपड़े और यहाँ तक कि रथों के बारे में अभूतपूर्व और सीधी जानकारी मिली, जैसे वक्त का एक कैप्सूल खुल गया हो। वाह! सोने का मास्क बेशक सबसे मशहूर है, पर कब्र में मिली हजारों चीजें वो हमें 3300 साल पहले के मिस्र के शाही जीवन की एक बेमिसाल झलक देती हैं। सोचकर ही रोमांच होता है कि हजारों साल पुराने राज अचानक सामने आ गए। चलिए अब कहानी के अंतिम पड़ाव में से एक की ओर बढ़ते हैं, क्लियोपेट्रा। स्रोत उन्हें मिस्र की अंतिम रानी कहते हैं और उनकी छवि सुंदरता, बुद्धिमानी और राजनीतिक दांवपेच से जुड़ी है। क्लियोपेट्रा सप्तम मिस्र के इतिहास की शायद सबसे मशहूर शख्सियत है। हालांकि एक दिलचस्प बात यह है कि वो मिस्र की मूल निवासी नहीं थीं, वो टॉलेमी वंश की थीं। अच्छा, यूनानी थी। हाँ, ये राजवंश सिकंदर महान के एक सेनापति ने स्थापित किया था, जिसने सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र पर शासन किया। लेकिन क्लियोपेट्रा ने खुद को मिस्री परंपराओं से जोड़ा। उन्होंने मिस्री भाषा सीखी, जो उनके वंश में बहुत कम लोगों ने किया था, और खुद को देवी आइसिस के अवतार के रूप में प्रस्तुत किया। वो एक बेहद पढ़ी लिखी और कुशल शासक थीं, जिन्होंने एक बहुत मुश्किल दौर में मिस्र की सत्ता संभाली। और उनका दौर वाकई मुश्किल था, क्योंकि रोम एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा था। स्रोत ये भी बताता है कि उन्होंने रोम के दो सबसे शक्तिशाली लोगों, पहले जूलियस सीजर और फिर मार्क एंटनी से रिश्ते बनाए। शायद अपने राज्य को बचाने के लिए ही ये सब किया। बिल्कुल। क्लियोपेट्रा का शासनकाल रोम में चल रहे सत्ता संघर्ष के ठीक बीच में फंसा हुआ था। उन्होंने पहले जूलियस सीजर के साथ गठबंधन किया, जिससे उन्हें मिस्र की गद्दी वापस मिली और उनसे एक बेटा भी हुआ, सिजेरियन। हाँ, सुना है। सीजर की हत्या के बाद उन्होंने मार्क एंटनी का साथ दिया, जो रोम के पूर्वी हिस्से का शासक था। उनके बीच गहरा प्रेम संबंध भी था और उन्होंने मिलकर एक शक्तिशाली पूर्वी साम्राज्य बनाने का सपना देखा था। लेकिन रोम में ऑक्टेवियन, जो सीजर का दत्तक पुत्र था और बाद में सम्राट ऑगस्टस बना, वो ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। और अंततः एक्टियम की लड़ाई में एंटनी और क्लियोपेट्रा की हार हुई। स्रोत कहता है कि उनके साथ ही फेरो युग के मिस्र का अंत हो गया और मिस्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बिल्कुल। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम की समुद्री लड़ाई में हार और उसके बाद 30 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन की सेनाओं का मिस्र पर कब्जा, यह निर्णायक साबित हुआ। एंटनी और क्लियोपेट्रा दोनों ने आत्महत्या कर ली और इसके साथ ही मिस्र की लगभग 3000 साल की जो स्वतंत्र या अर्ध स्वतंत्र पहचान थी, वो खत्म हो गई। वो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत बन गया, जिसका मुख्य काम रोम को अनाज की आपूर्ति करना था। क्लियोपेट्रा की कहानी, हाँ, मिस्र के उस गौरवशाली अतीत के अंत और एक नए अधीन युग की शुरुआत का प्रतीक है। तो ये थी प्राचीन मिस्र की कहानी के कुछ अहम पड़ावों की एक झलक। नील नदी के वरदान से लेकर पिरामिडों की वो अविश्वसनीय बनावट तक, देवताओं की दुनिया से लेकर तूतनखामुन के छिपे खजाने और क्लियोपेट्रा के नाटकीय अंत तक। एक ऐसी सभ्यता जिसने वाकई समय को मात दी है। हाँ, एक ऐसी सभ्यता जिसने कला, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धर्म और शासन प्रणाली में ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि उसका असर आज भी महसूस होता है। उनकी कई खोजें और विचार बाद की सभ्यताओं जैसे यूनान और रोम के जरिए हम तक पहुंचे हैं। साम्राज्य बने और मिट गए, शहर बसे और उजड़ गए, लेकिन जैसा कि स्रोत हमें याद दिलाता है, मिस्र की कहानी पत्थरों पर उकेरी गई, पपाइरस पर लिखी गई और इंसानी यादों में हमेशा जिंदा रही। ये मिट नहीं सकती। और ये सिर्फ इतिहास की किताबों का विषय नहीं है। मिस्र की कहानी हमें मानव की रचनात्मकता, उसकी संगठन क्षमता और विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहने की इच्छा शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। सचमुच स्रोत का वो अंतिम वाक्य बहुत मायने रखता है। इतिहास कभी धूल में छुपकर मिटा नहीं जाता, वो सदा जीता है इंसान के दिल और कल्पना में। और शायद यही सोचने वाली बात है ना, कि क्यों आज भी प्राचीन मिस्र हमें इतना आकर्षित करता है। उसका वो रहस्य, उसकी भव्यता, उसकी कला, उसके विश्वास। इस हजारों साल पुरानी विरासत का कौन सा पहलू है जो आज की दुनिया में हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है या हमें सोचने पर मजबूर करता है? ये सवाल शायद हर किसी के लिए अलग मायने रखता हो।